यस सर। ओके, कल हम लोग बहुत डिटेल्स में रेशनल और इरेशनल के बारे में डिस्कस किए थे। जो एक बच्चे हैं मोनू, शायद कल नहीं था। आज हम इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जो मोनू भी उसको समझ सके। और रियल नंबर में सबसे फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कस किए थे नेचुरल नंबर। अब हम सिर्फ सिंबल लिखेंगे। उसके बाद यूज किए थे होल नंबर। फिर हम लोग डिस्कस किए थे इंटेजर। और ये फोर्थ जो यूज किए थे, ये रेशनल नंबर के लिए यूज किए थे क्यू। और यहाँ रेशनल नंबर को हम लोग जो डिफाइन किए थे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाय क्यू, where p q belongs to integer and q is not equal to 0। कल इस पर बहुत डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और फिफ्थ हम लोग डिस्कस किए थे इरेशनल नंबर, जिसको डिनोट कर रहे हैं लेटर एस और टी से। और इसमें लिखे थे हम लोग एक्स such that x is not equal to p by q, p and q belongs to integer and q should not equal to p। कल हम लोग ये सभी चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, नेचुरल नंबर ये रहा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इंटेजर में हम लोग यूज किए थे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जो भी नया ज्वाइन किया है वो सबके लिए रिकॉल के लिए हो गया। क्यू सिंबल है रेशनल, हिंदी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का हिंदी हो गया परिमेय संख्या। और उसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या पी बटा क्यू के रूप में होगा। फिर क्वेश्चन उठा पी और क्यू क्या है, तो कल हम बताए थे यहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, लेकिन हर में जो क्यू है वह शून्य के बराबर नहीं है। और इसके बारे में भी कल बताए थे, जो हर में जो क्यू यदि शून्य के बराबर होता तो शून्य से किसी भी संख्या में भाग देने की प्रक्रिया अभी तक परिभाषित नहीं है। इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। जैसे ही हर में 0 आएगा तो आप लोग उसके लिए अपरिभाषित लिख के छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा p के प्लेस पर 0 हो सकता है। और जब p के प्लेस पर 0 होगा और q के प्लेस पर कोई भी नन जीरो इंटीजर रख दें तो रिजल्ट उसका 0 ही आएगा। तो 0 पूर्णांक है और 0 परिमेय संख्या भी है। इसके बारे में कल डिस्कस कर दिए हैं, क्योंकि 0 को हम लोग p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पूछेगा जो जीरो क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा? जीरो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जो कल डिस्कस किए थे, परिमेय संख्या का दशमलव रूप। जो परिमेय संख्या है जो पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्णांक के अलावा जो परिमेय संख्या, जितनी पूर्णांक है सभी परिमेय है, लेकिन उस पूर्णांक के अलावा जो परिमेय संख्या है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वैसा परिमेय संख्या जो पूर्णांक नहीं हो। जैसे 2/5 लेते हैं तो 2/5 परिमेय संख्या है, लेकिन 2/5 पूर्णांक इंटीजर नहीं है। और जैसे ही हम लोग 5 लें तो 5 इंटीजर है और 5 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 5 को हम लोग 5/1 अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए जितना भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। और जैसे 2/5 लिए थे तो 2/5 सिर्फ परिमेय है, पूर्णांक नहीं है। और इस 2/5 का दशमलव रूप भी निकाले थे तो 2/5 का दशमलव रूप 0.4 आएगा। उसी तरह से दूसरा परिमेय संख्या भी ले सकते हैं जो पूर्णांक नहीं है। जैसे मान लो 5/7 लिए, 3/11 लिए, ये सभी परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो इन सभी को दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और दशमलव रूप में जब हम लोग कल व्यक्त किए थे तो दो प्रकार का दशमलव रूप निकल के आया था। एक शांत दशमलव रूप टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और एंडिंग डेसिमल फॉर्म, और दूसरा आया था अशांत आवर्ती दशमलव रूप, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। जैसे जब आप 2 को 3 से भाग देंगे तो आपको 0.66666 अनवरत आते रहेगा। यहाँ पर अंक 6 जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये अशांत हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और इस तरह से 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिंग या रेकरिंग या आवर्ती, हम लोग इसीलिए यूज किए थे। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं जो किसी भी परिमेय संख्या का दो दशमलव रूप या तो शांत या अशांत आवर्ती हो सकता है। ठीक परिमेय संख्या का उल्टा लेके चले थे, अपोजिट, जो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तब वह संख्या तो परिमेय नहीं होगी। और जो संख्या परिमेय नहीं होगी उसी को अपरिमेय कहेंगे, क्योंकि परिमेय तक जो आप पढ़े हैं वह टोटल, इससे परिमेय से पहले आने वाला जो भी सेट था नंबर सिस्टम का, जो भी फैमिली था, वह सारा का सारा परिमेय संख्या में समाहित है। जैसे देखो नेचुरल नंबर, टोटल नेचुरल नंबर होल में है, टोटल होल नंबर इंटीजर में है, और टोटल इंटीजर रेशनल यानी परिमेय संख्या में है। इसलिए सिर्फ अब परिमेय संख्या बोल देंगे तो उससे पहले जो भी फैमिली या सेट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे वह अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग अपरिमेय की चर्चा करेंगे तो जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। एक तरफ हम लोग परिमेय के लिए बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में व्यक्त कर सके,
दूसरी तरफ हम लोग अपरमेय के लिए बोलेंगे जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो, जैसा कि हम डिफिनीशन में सेट के लैंग्वेज में हम डिफाइन कर दिए हैं, लिख चुके हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में हो ही नहीं, या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हैं, और फिर क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू शून्य के बराबर कभी नहीं होगा, ये सबके साथ लागू होगा। कल एक कंक्लूजन पर और पहुंचे थे अपरमेय के लिए। अपरमेय का इंग्लिश होता है इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या। कल बताए थे, जो लास्ट में कंक्लूजन दिए थे, इफ a to the power n equal to b, then a equal to nth root b। यदि a कोई भी संख्या हो, हम लोग खास करके अब धनात्मक संख्या लेकर के चलेंगे, ऋणात्मक भी ले सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक के बारे में स्पेशली डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण चैप्टर है आपका, 4th चैप्टर क्लास 10th का, उसमें डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ हम लोग पॉजिटिव इंटेजर लेकर के चलने की कोशिश करेंगे किसी भी टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ ए हम कोई पॉजिटिव इंटेजर ले लिए, या पॉजिटिव और रेशनल नंबर ले लिए, और उसके पावर n डाले हैं, तो a टू द पावर n इक्वल टू यदि b होगा, और तब a निकालेंगे तो a इक्वल टू nth रूट b। और nth रूट b इस सिचुएशन में जब आपका a टू द पावर n इक्वल टू b होगा, तब nth रूट b ये रेशनल हो जाएगा। लेकिन ज्यों ही a टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू b वाला सिचुएशन होगा, तब हम लोग लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू nth रूट b। और तब इस सिचुएशन में nth रूट b इरेशनल हो जाएगा। अब हम फिर डिस्कस कर रहे हैं इस n का वैल्यू। यहाँ क्वेश्चन उठता है n है क्या, a और b तो हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लिए या पॉजिटिव इंटेजर ले लिए। रेशनल बोलेंगे तो अपने आप उससे पहले वाला सारा नंबर आ जाएगा, इसलिए अब हम लोग रेशनल का ही यूज कर रहे हैं। तो a और b, a रेशनल होगा तो नेचुरली b भी रेशनल होगा। और n कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मोर देन वन, यदि n के प्लेस पर हम लोग 0 रखेंगे तो वह नेचुरल नहीं होगा, वह होल हो जाएगा। और कोई भी नंबर उस पर पावर 0 रखेंगे उसका वैल्यू 1 होता है। ये क्लास 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज जो है दिया हुआ, उसमें पढ़ चुके हैं। फिर भी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, जो कोई भी नंबर हो और उस पर पावर 0 तो क्यों वह 1 हो गया। ये आपके इसी चैप्टर में कहीं न कहीं आएगा टॉपिक, हम उस पर भी डिस्कस कर देंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखें, यदि कोई नंबर हो कितना बड़ा हो और उस पर पावर 0 होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ हम लोग 0 नहीं लेंगे क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर क्वेश्चन उठता है जो 1 भी नेचुरल नंबर है, तो n के प्लेस पर 1 भी हो सकता है। तो जब n के प्लेस पर 1 होगा तो a टू द पावर 1 इक्वल टू a ही हो जाएगा, वहां भी हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही
1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें एंड सो ऑन। और भी ग्रेटर आप ले सकते हैं, वो आपके कैलकुलेशन पर, आपकी समझ पर डिपेंड करेगा। मान लो a के प्लेस पर हम 3 ले लिए और उस n के प्लेस पर 2 ले लिए, तो 3 to the power 2 यानी 3 स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर इज 9। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। और यदि हम लोग को सिर्फ b इक्वल टू 9 दिया हुआ हो और कहेगा b का वर्गमूल निकालें, इसका मतलब 9 का वर्गमूल निकालें, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक a का जो वैल्यू था वही 9 का वर्गमूल यानी b का वर्गमूल हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग यहाँ लिखे हैं nth रूट b इक्वल टू a, यानी 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इक्वल फैक्टर यानी 2 इक्वल फैक्टर में से एक निकाल के आंसर के रूप में लिखेंगे। जैसे 9 के लिए लिखते हैं 3 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इक्वल टू 3, रिजल्ट आपका 3 मिला, यानी 9 का वर्गमूल 3 होगा। अभी सिर्फ हम धनात्मक ले रहे हैं, ध्यान रखना है कि ऋणात्मक भी 3 हो सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ अब धनात्मक पर आपकी इस टॉपिक को समेट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब n इक्वल टू 3 होगा, फिर a इक्वल टू वही 3 ही लिए थे इससे पहले, तो 3 टू द पावर 3 यानी 3 क्यूब, 3 का घन, तो वह निकल जाएगा 27, यानी b इक्वल टू 27। और तब फिर हम लोग उस b का घनमूल क्यूब रूट निकालेंगे, तो यहाँ n के प्लेस पर कितना लिखा जाएगा? 3। जब तक स्क्वायर रूट रहता है तो हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2 से अधिक होगा यानी 3 हुआ, यहाँ पावर n के लिए 3 यूज किए, तो यहाँ n के प्लेस पर 3 यूज करेंगे और हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट b या क्यूब रूट 27। अब जैसे क्यूब रूट 27 यानी n का वैल्यू 3 यूज किए, तो जो भी इस थर्ड साइन के अंदर है, यानी थर्ड साइन के अंदर यहाँ 27 ले रहे हैं, तो 27 का 3 इक्वल फैक्टर होगा, उसमें से एक फैक्टर को निकाल लीजिए, वही आपका घनमूल हो जाएगा। अर्थात 27 का घनमूल 3 होगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, n का वैल्यू 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखेंगे, उसी के अनुसार 4th रूट, 5th रूट और लास्ट में फाइनली nth रूट तक भी पहुंच सकते हैं। और जब इस तरह का सिचुएशन आएगा तो टोटल हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो रेशनल होगा। अब ठीक इसका उल्टा सोच के देखना है, इफ a to the power n is not equal to b, तब वैसी सिचुएशन में यदि हम लोग 3 लिए थे a के वैल्यू के लिए और n के लिए 2 लिए थे, तब 3 का पावर 2 इट मीन्स 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसका मतलब हुआ 9 को छोड़ करके b का कोई भी वैल्यू होगा। ऊपर के लिए 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 जब इक्वल होगा a टू द पावर n इक्वल टू b, और n के लिए जब हम लोग 2 रखेंगे, लेकिन जब जैसे ही a टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू b ले रहे हैं, तब a के लिए 3, n के लिए 2, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 9 को छोड़ करके कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेंगे, वह a टू द पावर n यानी 3 स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, और उसी सिचुएशन में उसका nth रूट b यानी स्क्वायर रूट अदर देन 9, 9 को छोड़ करके निकालेंगे तब। अब फिर क्वेश्चन उठा, जो हम अदर देन 9 बोले 3 के स्क्वायर के लिए, ये ध्यान रखना है यहाँ पर 9 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
लेकिन उससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है, जो 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिला था। तो 4 और 9 के बीच का नंबर लेना है। फिर 3 के बाद जो अगला नंबर है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो 9 और 16 के बीच का नंबर ले सकते हैं आप। यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है। और तो 9 को छोड़ करके हम लोग कोई भी नंबर ले रहे हैं यहाँ, तो वह कोशिश करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, तब वह इस फॉर्मेट पर सेट करेगा। यहाँ a⁴n लिखे हैं और a के लिए 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ a के लिए हमेशा 3 ही आना चाहिए। इस तरह की फॉर्मेट सेट करेंगे और तब nth रूट b, यानी n की जगह पर आप 2 पुट करें, यानी स्क्वायर रूट। अब 9 के बदले में हम 8 रखें तो 8 का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई भी दो इक्वल टू फैक्टर नहीं है जिसका प्रोडक्ट 8 हो, गुणनफल 8 हो। हम लोगों के पास नंबर सिस्टम में खोज के देखें, कोई भी इक्वल टू फैक्टर्स, जैसे 2 इंटू 2 किए तो इक्वल फैक्टर हुआ, 3 इंटू 3 किए इक्वल फैक्टर हुआ, 3/5 इंटू 3/5 किए तो इक्वल फैक्टर हुआ। इसी तरह से कोई भी 2 इक्वल फैक्टर ले लें, 5 5 भी ले, 25 होगा, कुछ भी आप ले लें, उसको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट कभी भी 8 नहीं आएगा। जब 8 नहीं आया तो उसका स्क्वायर रूट जो है रेशनल नहीं हुआ, इरेशनल हो जाएगा। और इसी तरह से एक सिंपल फॉर्मेट पे ध्यान रखना है, a⁴n इज नॉट इक्वल टू b। अब n का वैल्यू जो भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए, उसी सिचुएशन में nth रूट भी इरेशनल नंबर होगा। और उस इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन और रेकरिंग होगा। आप उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जिस तरह से रेशनल नंबर परमेय संख्या को आप दशमलव रूप में व्यक्त किए थे, ठीक उसी तरह से अपरमेय संख्या यानी स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, इस सब को भी दशमलव में रूपांतरित करके आप देख सकते हैं। जो दशमलव के बाद आने वाले अंक कभी खत्म नहीं हो रहा है और ना ही उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए तब इस टाइप की जो संख्या होगी वह परिमेय नहीं होगा, और जैसे ही परिमेय नहीं होगा वह हो गया अपरिमेय। एकदम क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबों को? रिमसा और कल मोनू नहीं यस थे, सर। हम मोनू के लिए भी रिकॉल कर दिए हैं। यहाँ तक यस पहले हमको बताएं कि किसी तरह का किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। और बेटा मोनू, सर। ओके। तब हम इसके आगे अब कल बोले थे जो इसी रेशनल और इरेशनल पर एक सेट करेंगे, सेट का ऑपरेशन, जो यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर आधारित है। यूनियन ऑफ सेट बताए थे जिस समय हम इंट्रोडक्शन का क्लास ले रहे थे, उसमें सेट थ्योरी के बारे में डिटेल्स में बताए हैं। यूनियन ऑफ सेट्स में कंफ्यूजन भी है, यदि कंफ्यूजन है तो हम फिर डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अब उसका हमको यूज लेना है। कोई और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? बेटा फिर से बोलिए, यूनियन ऑफ सेट नहीं। नहीं, हमको डिस्कस करना है फिर से। नहीं सर। यूनियन ऑफ सेट समझ रहे हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यस। ठीक है, तो अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन पर देखें। ये,
ये सिंबल यूज किए थे यूनियन ऑफ सेट्स के लिए। ये सिंबल यूज किया था हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। और ये यूज किया था फाइव एम्प्टी सेट के लिए। अब इसका जरूरत होगा। देखो, टोटल नेचुरल, जितना भी नेचुरल नंबर हम लोग देखे हैं, टोटल का टोटल नेचुरल नंबर होल का मेंबर है, और टोटल होल नंबर इंटेजर का मेंबर है, और टोटल इंटेजर और रेशनल का मेंबर है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़े इरेशनल, क्या रेशनल और इरेशनल में कोई सिमिलरिटी है, ये सोचना है। यहाँ टोटल नेचुरल नंबर आर इन होल नंबर, so natural number is a proper subset of whole number. Whole number is a proper subset of integer, and integer is a proper subset of rational number. क्या रेशनल और इरेशनल में इस सबसेट के कंसेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ कोई भी मेंबर रेशनल का इरेशनल में है ही नहीं। इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल में एक भी मेंबर कॉमन नहीं आ रहा है। रेशनल का कोई भी मेंबर इरेशनल में है ही नहीं, ना ही इरेशनल का कोई मेंबर रेशनल में है। तब हम लोग क्यू यानी रेशनल इंटरसेक्शन इरेशनल करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? बोलो। क्यू रेशनल इंटरसेक्शन इरेशनल नंबर इक्वल टू व्हाट? अब हमें रिस्पॉन्स चाहिए अपने बच्चों से। यदि आप यहाँ तक समझे हैं तो इसका अब आप हेलो फिर से बोलिए। हाँ हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। अब हमें अपने बच्चों से जवाब चाहिए। क्यू इंटरसेक्शन टी, क्यू फॉर रेशनल एंड टी फॉर इरेशनल। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सर्वनिष्ठ क्या होगा? यानी यदि परिमेय और अपरिमेय में कोई भी मेंबर उभयनिष्ठ है तो उसे बताना है। जी सर, समझ में आ गया। आ गया तो हमें आंसर चाहिए बेटा। आंसर क्या लिखेंगे? हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। अब आप लोगों से आंसर चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जब समझ में आ रहा है तो इसका आंसर आना चाहिए। इंटरसेक्शन आप समझ रहे हैं? इंटरसेक्शन हम फिर से बोल जी देते हैं, फिर से अभी सभी ध्यान देंगे, क्योंकि आंसर ये, इसका आंसर हमें आपसे चाहिए। हम बोल देंगे तब तो बेकार हो गया, जितना पढ़ाना है सब बेकार हो गया अभी हमारा। इसलिए हम इंटरसेक्शन को हम फिर से बोल रहे हैं। जो आखिर इंटरसेक्शन है क्या, ध्यान देना है। यदि दो सेट इस प्रकार हो तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा जिसके मेंबर दोनों सेट में उपस्थित हो। यदि दो सेट ए और बी हैं, तब उनका इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा जिसके मेंबर दोनों सेट में उपस्थित हो, ए और बी दोनों में हो। यहाँ ए और बी के बदले में हम दो सेट लिए हैं, क्यू और टी। क्या क्यू और टी दोनों सेट में कोई मेंबर उभयनिष्ठ है?
यस और नो में आंसर sir. दो पहले। नो, कोई मेंबर वैनिश कोई मेंबर वैनिश नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखें। देखो कुछ है इसमें कोई भी मेंबर? ये जो हम No, सिंबल दिए हैं, कर्ली ब्रैकेट लिख दिए, उसमें एक भी मेंबर नहीं डाले। और इस सेट का नाम क्या है? एम्प्टी सेट, इसीलिए इसको दूसरा सिंबल हम लोग और करके फाइ लिख सकते हैं। यानी परमय और अपरमय में आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, कृपया इच्छित विकल्प का चयन करें। रिचार्जेस और प्लान्स के लिए 1 दबाएं। अपने अकाउंट और वाउचर्स के बारे में अधिक जानने के लिए हेलो, दबाएं। फॉर डेटा वाउचर अरे क्या बेटा म्यूट करो उसको, वो क्या वॉचर वॉचर चल रही है उसमें, अपना वो 3 म्यूट दबाएं। करो। अपने आगामी प्लान को अभी एक्टिवेट करने के लिए 4 दबाएं। एक सभी अपना मोबाइल को और ये जो भी यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको म्यूट पर लाइए। ये आवाज आ रही है? हेलो, जी हाँ हेलो। हाँ ये म्यूट पर लाना है। ये क्या वो रिचार्ज वाली ये सभी चीजें आ रही है इसमें आवाज, उसको म्यूट कीजिए। हेलो, हाँ नहीं सुनाई दे। Yes sir, हेलो। बोलिए सर। सभी अपना अपना सेट की जो माइक है उसको म्यूट कर लें, आवाज आ रही है उधर से बहुत ज्यादा। चलिए म्यूट किए सभी। जब बोलना होगा तब आप अनम्यूट करेंगे, अभी म्यूट करें। ओके। क्यू इंटरसेक्शन टी अर्थात परमय और अपरमय का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय होगा, जिसको हम लोग फाइ से डिनोट भी करते हैं, क्योंकि परमय और अपरमय में एक भी सदस्य उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए Q इंटरसेक्शन T इक्वल टू फाइ, यानी एम्प्टी सेट और नल सेट, नो अ सिंगल मेंबर इज प्रेजेंट। और जैसे ही एम्प्टी सेट रिजल्ट आएगा तब Q तथा T को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय। एक भी मेंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ रेशनल और इरेशनल असंयुक्त समुच्चय है। अब ठीक उसका उल्टा करें, यदि Q यानी रेशनल यूनियन इरेशनल, तब हम लोग जितने भी नंबर पड़े हैं वो सारा का सारा आ जाएगा। हम यूनियन को फिर से रिकॉल कर रहे हैं। यदि दो सेट ए और बी हो तो उनका यूनियन यानी संघ भी एक सेट होगा, जिसके अवयव या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। इसका मतलब हुआ ए के भी मेंबर ले लिए और बी के भी मेंबर ले लिए, दोनों को मेंबर को मिला करके एक बड़ा सा सेट बन गया, और उसी सेट को यूनियन ऑफ सेट्स के रूप में हम लोग दोनों सेट का जानेंगे। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो कॉमन मेंबर यानी जो ए में भी है और बी में भी है, उस दोनों के कॉमन मेंबर को दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होती है। जब सदस्य को
मेंबर को लिखेंगे तो एक ही मेंबर का नाम दो बार नहीं लिखेंगे, इसलिए एक ही बार उस मेंबर को लिखना है जो मेंबर ए और बी दोनों सेट में हो। लेकिन ये ध्यान रखना है जो एक भी मेंबर छूटे नहीं, दोनों सेट का, यानी ए का टोटल मेंबर उस यूनियन ऑफ सेट्स में आ जाए, बी का भी टोटल मेंबर यूनियन ऑफ सेट्स में आ जाए, यानी दो सेट के यूनियन से जो सेट बना उस सेट में ए का टोटल मेंबर होना चाहिए, बी का भी टोटल मेंबर होना चाहिए। अब ठीक उसी तरह से यहाँ आ जा, यहाँ भी दो सेट है Q और T। Q हो गया परमेय संख्या का सेट और T हो गया अपरमेय संख्या का सेट। अब इसी Q और T को मिला दें, यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का संघ बना दें, तब जो हम लोगों का सेट बनेगा, परिवार बनेगा, वही परिवार, वही सेट आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, यानी ये हो जाएगा आर। और रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, और यही रियल नंबर्स आपका फर्स्ट चैप्टर है। आपके टॉपिक के नेम पर लाने के लिए हम इतना डिस्कस कर रहे थे। यानी हम कोई आप बोलेगा जो रियल नंबर को डिफाइन कीजिए, तो आप एकदम सरल भाषा में बोलेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग से जो सेट या जो परिवार का निर्माण होता है, उसी सेट को या उसी परिवार को रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और शॉर्ट में ये परिभाषा आपका हो गया Q यूनियन T इक्वल टू R, where Q for rational number, T for irrational number, and R for real number. So, in this real world, all numbers are included, and in number line, we use natural number, whole number, integers, rational, irrational. But in fact, the number line is actually a real number line. ये वास्तविक संख्या का संख्या रेखा है, क्योंकि एक लाइन अपने आप में अनंत बिंदुओं की एक श्रृंखला है। वैसी बिंदुएं जिसमें हम ये नंबर लाइन पर चर्चा कर रहे थे, उसमें हम बिंदु को भी परिभाषित किए थे और बताए भी थे जो सिर्फ स्थान मात्र हो, स्थान नियत हो, और जिसमें कुछ भी नहीं है, लंबाई चौड़ाई मिटाई कुछ भी नहीं है। बहुत डिटेल्स में उस बिंदु के बारे में डिस्कस किए थे। और उसी बिंदु की एक सतत प्रवाह यदि दोनों तरफ चलती चली जाए तो रेखा का निर्माण हो जाएगा, यानी कहीं ब्रेक नहीं, सतत प्रवाह, बिंदुओं के सतत प्रवाह से ही रेखा का निर्माण होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो एक रेखा में अनंत बिंदुएं समाहित हैं, और जितनी बिंदुएं हैं सभी बिंदुओं का एक विशिष्ट सांख्यिक नाम है। और इसी पर यदि किसी बिंदु का सपोज करो 0 सांख्यिक नाम डाल दे, और उसी संख्या रेखा पर यदि हम लोग 1 डाल दे, फिर उसी संख्या रेखा पर 2 डाल दे, फिर लेफ्ट साइड बने तो -1, फिर रखें तो -2, और इस तरह से देखें तो 1 और 2 ले,
या कोई भी दो लगातार पूर्णांक ले लें तो किसी दो लगातार पूर्णांक में संख्या रेखा पर अनंत बिंदुएं हैं और इस अनंत बिंदुओं का जो स्पेसिफिक नंबर नेम है, इन अनंत बिंदुओं में रेशनल और इरेशनल दोनों है। यानी किसी दो लगातार पूर्णांक के बीच अनंत परमेय संख्या है, साथ ही साथ अनंत अपरिमेय संख्या भी है। एक और दो के बीच यदि हम लोगों को परमेय संख्या निकालने के लिए दे तो क्लास 9th में आप परमेय संख्या निकालना सीख चुके हैं। और यदि कोई दो परमेय संख्या निकाल लेते हैं तो उस दोनों परमेय संख्या के बीच में भी आप अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। और सिंपल सा टेक्निक अप्लाई करो, जो दोनों परमेय संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, जो संख्या निकलेगा वो दोनों परमेय संख्या के बीच होगा। इसी तरह से हम लोग किसी भी दो परमेय संख्या के बीच आने वाली परमेय संख्या को निकालते जाएंगे और इस तरह से अनंत परमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि कोई दो परमेय संख्या लेते हैं तो किसी भी दो परमेय संख्या के बीच अनंत और परमेय संख्या भी हम लोग लिख सकते हैं। और उसके लिए एक सरल तकनीक यूज करेंगे, जो दशमलव के बाद आने वाले अंक को इस तरह से लिखेंगे जो वो कभी खत्म ना हो और किसी निश्चित प्रारूप की ना ही पुनरावृत्ति होगी। तब यदि आप इस तरह की संख्या लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप किसी भी दो परमेय संख्या के बीच अनंत अपरमेय संख्या लिख सकते हैं। और जितनी भी बिंदुएं हैं दो लगातार पूर्णांक के बीच, वह परमेय और अपरमेय मिलके एक रेखाखंड, मान लो 1 और 2 के बीच का करें तो 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वही लाइन सेगमेंट और रेखाखंड का निर्माण करता है। यदि यहाँ से जिस बिंदु का नाम 1 है और फिर जिस बिंदु का नाम 2 है, दोनों को किसी तरीके से इजेक्ट कर दे, इस लाइन पर से हटा दे दोनों बिंदु को, तो आपका यही लाइन टूट गया 3 भाग में। दोनों तरफ से किरण है और बीच वाला टुकड़ा तब रेखाखंड हो जाएगा, जिसकी एक निश्चित लंबाई हो जाएगी, यानी 1 और 2 के बीच। लेकिन उस रेखा खंड पर भी अनंत बिंदु हैं। इसलिए एक साधारण सी जवाब रखना है, जो किसी भी दो पूर्णांक ले या परिमेय ले या अपरिमेय ले, सबके बीच अनंत परमेय संख्या और अपरमेय संख्या है, भले ही पूर्णांक नहीं होगा। जैसे 1 और 2 लें तो 1 और 2 के बीच कोई पूर्णांक नहीं है, 1 और 2 के बीच कोई होल इंटेजर यानी पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। 1 और 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है। या 2 और 3 लें तो 2 और 3 के बीच में भी ना ही कोई प्राकृत है, ना ही कोई पूर्ण है, ना ही कोई पूर्णांक है। लेकिन 2 और 3 के बीच अनंत परमेय संख्या है और अनंत अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं और आज आप अपने चैप्टर के नेम को डिफाइन किए। अब रियल नंबर को हम लास्ट में फिर डिफाइन कर देते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग से जो परिवार बनता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। द यूनियन ऑफ rational and irrational form a set known as real number। अब हम लोग रियल नंबर लाइन पढ़ेंगे। जब भी बोलेंगे
जो ये संख्या रेखा, कौन सी संख्या का संख्या रेखा है, तो बोलना है वास्तविक संख्या का संख्या रेखा है। क्योंकि उस संख्या पर हम लोग तो दर्शाने के लिए कभी पूर्ण को दर्शा दिए, कभी पूर्णांक को दर्शा दिए, यानी जिस तरह का क्वेश्चन रहता है उस अनुसार आप दर्शाते हैं। कभी परिमेय को दर्शा लेते हैं तो कभी अपरिमेय को दर्शा लेते हैं, लेकिन सीधा एक लाइन बना के छोड़ दे तो वह वास्तविक संख्या रेखा होगा। अब आज एक डिस्कशन करेंगे पाई पर। आप इस पाई के बारे में भी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। पाई पाई का सिंबल हम दिए हैं, ये पाई। हेलो, हाँ स्टूडेंट था, ध्यान देंगे, वो स्क्रीन वाली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए थोड़ा रुके हुए हैं। हम आज पाई पर डिस्कस करके तब हम क्लास को एंड करेंगे। हेलो, हाँ सर, हमको एक भी बताएंगे जो इस पे फिर साइड से जो आती थी पेन का सिंबल या इरेज करने का सिंबल, लेता है कि स्क्रीन से गायब हो गई है, हाथ उथ कुछ रखा गया है, वो आ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। जी जी, देखा जी। हाँ ओके, स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं आप या डिस्कनेक्ट हो गए? ओके ओके, आज पाई पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को, आज की क्लास को एंड करेंगे। पाई, ये एक ग्रीक लेटर है पाई। हम ये जानना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स से जी वास्तव में पाई है क्या। पाई का डिफिनीशन चाहिए। आप क्लास 9th में पाई के बारे में पढ़ चुके हैं। कल एक क्वेश्चन भी कुछ पूछना चाह रहा था कोई स्टूडेंट, हम बीच में ही रोक दिए थे। जो पहले हम पाई के बारे में डिटेल्स में बताएंगे, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन रेज करेंगे। आज हम चाहेंगे पहले पाई के बारे में हमारे स्टूडेंट बताएं, जो क्लास 9th में आप पाई के बारे में क्या पढ़े हैं। मोनू, तुम स्टार्ट करो बोलना, पाई क्या है। सर पाए सर सर्कल में यूज किया जाता है सर। सर्कल में यूज किया जाता है बेटा, सर ये नहीं, मैं पाई का circumference परिभाषा तुमसे जानना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपके अनुसार सर्कल में यूज किया जाता है, सर्कल का यूज होगा भी, हम लोग लेंगे भी सर्कल के लिए, पाई के लिए। अब बेटा रिमसा, रिमसा लाइन पे हो? हेलो, यस सर।
हाँ बेटा, आप पाई का डिफिनीशन दो, पाई को परिभाषित करो। तो पाई क्या है? कोई पूछे जो पाई क्या है, तो क्या आंसर आपका होगा? क्योंकि कल एक बच्चे पाई के बारे में तो बीच में रोक दिए थे, नहीं हमको पहले उस पर डिटेल डिस्कस करने दो, तब फिर अपना क्वेश्चन रेज करना। आज ये पाई आ चुका, अब पाई के बारे में सोच के बताओ, पाई है क्या, पाई को परिभाषित करें। चलो सोच के बताओ, जो भी जानती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, हम इस सब चीज को भी अब करेक्ट करेंगे। कोई आंसर नहीं आ रहा है बेटा तुम्हारा? रिमशा, आवाज जा रही है आपके कानों तक? यस सर। कोई कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आ रहा है? कुछ भी, जो भी जानती है पाई के बारे में बताओ। खाली खाली हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पाई के बारे में अभी तक क्या जान रहे हैं। हम्म, हाँ कोशिश करो। अरे गलती होगी तो हम ही लोग ने जानेंगे, फिर उसको देखेंगे और इसे वो कोशिश करेंगे तो गलतियां नहीं होगी, ये विश्वास है। उधर मोनू बोला था जो वृत्त में यूज करते हैं। ठीक है, वृत्त में यूज करते हैं और वृत्त से ही हम लोग पाई को लाएंगे। चलिए, हम बहुत तो इशारा कर दिए हैं कुछ, और क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में ही पाई के बारे में बताया गया है। नहीं आ रहा है? अच्छा, और भी बच्चे कनेक्ट हैं, वो बताएंगे पाई के बारे में। कौन, एक अफरोज था या फिरोज था? फिरोज है या कोई भी बच्चे पाई के बारे में बताएंगे? नहीं तो अब हम डिस्कस करते हैं पाई। वास्तव में पाई एक ग्रीक लेटर है, और इस पाई की परिभाषा जो मोनू बोला था वृत्त, वृत्त पर ही है, लेकिन वो बोला जो वृत्त में हम लोग इसका यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले वृत्त, सर्कल, सर्कल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी प्लेन में 2 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया ओ और दूसरा पॉइंट लिया पी। जिस तरह से पॉइंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी पॉइंट का सिर्फ प्लेस फिक्स्ड है, हैविंग नो लेंथ, नो विड्थ, नो थिकनेस, वही कंसेप्ट फिर माइंड में लाना है। यहाँ इस प्लेन में हम लोग इस समतल में 2 पॉइंट लिए हैं, ओ और पी। ओ को फिक्स्ड कर दिए और पी को मूवेबल पॉइंट, घूमने वाला बिंदु मान के चले, और इस पी को इस तरह से हम मूव करें जो ओ से उसकी दूरी कभी नहीं बदले। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो मान लो दो, एक पिलर, एक पिलर राउंड वाला पिलर गाड़ दें ओ के प्लेस पर, रस्सी बांध दें और रस्सी के दूसरा छोर को पकड़ के किसी लड़के को कहे जो चारों तरफ दौड़िए। यानी यदि किसी प्लेन में 2 बिंदु है तो एक बिंदु को फिक्स्ड कर दिए और दूसरा बिंदु को घूमने के लिए फ्री छोड़ दिए, लेकिन कंडीशन ये लगा दिए जो वह बिंदु इस तरह से घूमेगा जो ओ से उसकी दूरी कभी भी किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं हो। समतल में ध्यान रखना है, जैसे ही समतल से हम लोग स्पेस में जाएंगे तो दूसरा चीज बन जाएगा। और यदि ये मूवेबल पॉइंट P इस O के अराउंड मूव करता है, और ये इस तरह से मूव करता है कि इसकी दूरी
ओ से कभी नहीं बदले, तब जो ये शेप बना, इसी शेप को वृत्त कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा एक बार बोल रहे हैं। इफ देयर आर 2 points in a plane, one is fixed point and other is a movable point. Movable point moves around the fixed point in such a way so that the distance of movable point never change with respect of fixed point. Then by the path of points form a shape known as circle. यानी इस बिंदु पाथ से जो फिगर, जो चित्र, जो डायग्राम का निर्माण हुआ वही वृत्त है। और जो डिस्टेंस मूवेबल पॉइंट फ्रॉम मूवेबल पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट, यानी इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोले। और यदि कोई भी 2 पॉइंट और ये पूरा चारों तरफ जो ये बाउंड्री बन रहा है, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि। सरकम, चारों ओर का जो बाउंड्री है, घेरा, उस घेरा की लंबाई को ही परिधि कहते हैं। और यदि कोई 2 पॉइंट इस परिधि पर रखें और उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इसी का नाम हो जाता है कॉर्ड, जीवा। लेकिन यह 2 पॉइंट हम लोग इस वृत्त पर कहीं भी रख सकते हैं। मान लो यहाँ रखें और यहाँ रखें और फिर ज्वाइन किए, और ये सपोज करो जो वो केंद्र से होकर के, जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको केंद्र कहेंगे, ध्यान रखना। केंद्र का यदि परिभाषा देने के लिए बोला जाए तो ठीक उसी तरह से बोलेंगे, जो स्थिर बिंदु लिए थे, फिक्स्ड पॉइंट लिए थे, उसको केंद्र कहेंगे। अब जो यहाँ वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु लिए हैं, सपोज करो R और S लिए, और उस दोनों को ज्वाइन किए तो ये R और S जो रेखाखंड बना वह O से होकर के, अर्थात केंद्र से होकर के यदि वह पास कर रही है, तब इस RS को व्यास कहेंगे। और ये RS भी कॉर्ड है, जीवा है, क्योंकि जीवा की परिभाषा है वैसी रेखाखंड जो जिसका दोनों छोर वृत्त पर हो। यहाँ एक रेखाखंड लिए थे, सपोज करो S और T, तो S और T का दोनों छोर S और T वृत्त पर है। यहाँ दूसरी रेखाखंड RS है, उसका दोनों छोर R और S भी वृत्त पर है, लेकिन ये RS को जब ज्वाइन की तो वह केंद्र होकर के पास की, तो RS भी जीवा है, कॉर्ड है। इसलिए व्यास किसी भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। और यदि हम लोग कोई भी वृत्त लें, वृत्त की परिधि और व्यास को ठीक ठीक एक्यूरेट मापें। आजकल मेजरिंग सिस्टम बहुत डेवलप कर चुका है। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल दिया हुआ है उसमें हम लोग मिलीमीटर तक करेक्ट मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन 2 मिलीमीटर के बीच भी बहुत स्पेस है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से यदि मैग्नीफाई करके हम लोग देखें तो वह बहुत बड़ा डिस्टेंस दिखेगा आपको। फिर मैग्नीफाई करते जाएंगे और इस तरह से जो आपके वृत्त की परिधि और व्यास का एक्यूरेट मान निकालना चाहेंगे, दशमलव के आगे बहुत अधिक स्थान तक, जिसको कि आर्यभट्ट साहब निकालने की कोशिश किए थे, तब आप इस तरह से
परिधि का एक्यूरेट माप और व्यास का एक्यूरेट माप निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्यूरेट पर नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग एक्यूरेट के करीब पहुंचते हैं। अब आ जाओ परिभाषा पर। पाई जहां छोड़े थे, जब पूछे थे जो पाई है क्या, तो किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। आया माइंड में? यस परिधि और व्यास के अनुपात, यानी पाई इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर ऑफ अ सर्कल। पाई इक्वल टू सी बाय डी, C for circumference and D for diameter. So the ratio of circumference and diameter of a circle is known as pi. वास्तव में ये पाई की परिभाषा हुई और आपके बुक में लिखा हुआ मिलता है पाई इक्वल टू 22/7, पाई इक्वल टू 3.14। वास्तव में pi is not equal to 22/7 or pi is not equal to 3.14। इसके पीछे भी रीजनिंग है, जो रीजनिंग पर ही हम डिस्कस कर रहे थे। जो सरकमफेरेंस की एक्यूरेट मेजरमेंट निकालनी है, एक्यूरेट मेजरमेंट निकालने के क्रम में ही हम लोग 2 मिलीमीटर के बीच के डिस्टेंस, फिर 2 मिलीमीटर से फिर और जूमिंग सिस्टम से जूम करते जाओ उसके बीच का डिस्टेंस, फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। यानी मान लो 10th डेसिमल के बाद 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, 10,000 प्लेस, इस तरह से मिलियंथ ट्रिलियंथ प्लेस तक आप आफ्टर डेसिमल सरकमफेरेंस यानी परिधि को माप सकते हैं। जबकि हमारी जो मेजरिंग सिस्टम है मापन पद्धति में, जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल है उसमें मिलीमीटर तक ही है। आप हायर क्लास में 11th 12th में उस मिलीमीटर का भी 10 पार्ट, 100 पार्ट, 1000 पार्ट तक एक्यूरेट निकाल सकते हैं, उससे भी अधिक पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट निकाल सकते हैं। और ठीक उसी तरह से डायमीटर का भी एक्यूरेट मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो लेकिन कभी एक्यूरेट पर आप पहुंचेंगे नहीं, एक्यूरेट के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि बिंदु की परिभाषा में ही हम बोले थे जिसका स्थान नियत हो, लंबाई चौड़ाई और मोटाई ना हो, तो जो परिधि का निर्माण हुआ वह असंख्य बिंदुओं से बना हुआ है, और जो व्यास है ये भी असंख्य बिंदुओं से बना हुआ है। इसलिए एकदम 100% एक्यूरेट मेजरमेंट पर पहुंचने में दिक्कत होगी, लेकिन उस 100% के करीब पहुंच जाएंगे, जिसको कि आर्यभट्ट साहब निकालने की कोशिश किए थे अपने समय में, और पाई का वैल्यू दशमलव के 4 अंक तक एक्यूरेट निकाल के बता दिए थे। लेकिन आजकल हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से या अदर टेक्नोलॉजी से पाई का डेसिमल के बाद मिलियन ट्रिलियन प्लेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मेजरिंग सिस्टम हम लोग का डेवलप कर चुका, जूमिंग सिस्टम डेवलप कर चुका। इसीलिए वृत्त की परिधि और व्यास को जितना ही एक्यूरेट माप करेंगे उतना ही पाई का एक्यूरेट वैल्यू आएगा। लेकिन परिधि को व्यास से भाग देने पर जो दशमलव रूप आया वह दशमलव रूप अशांत अनावर्ती था। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि
22/7 परिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या 22/7 या 3.14 परिमेय संख्या है, इसलिए पाई इक्वल टू 22/7 जो हम लोग लिखते हैं वह गलत है। 22/7 या 3.14 पाई का लगभग मान है, पाई के करीब का मान है, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। और क्यों अपरिमेय संख्या है? तो सरकमफेरेंस को डायमीटर से, किसी भी वृत्त के लिए सरकमफेरेंस को डायमीटर से जब डिवाइड किया गया तो उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आया, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 में 22 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, तो वह p/q के रूप में है, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है। 3.14 भी परिमेय संख्या दशमलव रूप में है, इसलिए 22/7 बोले या 3.14 बोले, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 पाई का लगभग मान है। बस आज के लिए हम अब यहीं पर क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। कौन सा है? जिसे हम लोग लिखे पाई इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो C इक्वल टू पाई इंटू डी लिखेंगे। डी डायमीटर है, व्यास है, और व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, वह त्रिज्या की दुगुनी होती है, इसलिए डी की जगह पर 2r लिख सकते हैं। और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 2 पाई r, यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। समझ में आया मनु? यस सर। देख रहा, फॉर्मूला निकल गया उसी से। यस सर। आगे जब क्षेत्रमिति और बताएंगे तो इस तरह से सारा का सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन है, और सभी आपके क्लास में ही है समाहित। ओके, वेल, आज के लिए हम क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं।